हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं 3 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था। इसमें ईवीएस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है? ऑप्शन ए है, शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें और अनुशासित रहें। बी है, शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न तथा उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। ऑप्शन सी है, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज या अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। ऑप्शन डी है, कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम होती है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा? ऑप्शन ए है, खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास। बी है, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास। सी है, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। और डी है, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी। इसके माध्यम से हम कुछ मुद्दों को, जैसे कि जो लिंगीय विभेद होता है, लैंगिक विभेद होता है, ये हम लोग इसका समझ विकसित करते हैं। साथ ही सबके लिए समान अवसर और टीम भावना का विकास करते हैं। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है, व्याख्यान विधि। बी है, चौक एवं टॉक विधि। सी है, जांच आधारित शिक्षण और डी है, जग एवं मग पद्धति। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, जांच आधारित शिक्षण। व्याख्यान तो हो नहीं सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षा की बात की जा रही है, तो चौक टॉक विधि भी नहीं होगा हमारा। जग एवं मग पद्धति जो है, इसमें माना जाता है कि बच्चा जो है एक खाली जग की तरह है और उसमें शिक्षक जो है वो ज्ञान भरता है। तो ऐसा ये ऑप्शन हमारा डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? ऑप्शन ए है, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना। बी है, किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना। सी है, किसी नजदीक स्थान पर जाना और डी है, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीकी स्थान पर जाना। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की कक्षा को खुशगवार यानी आनंदित कह सकते हैं कक्षा होनी चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन ए है, शिक्षक कक्षा में खुश रहते हैं और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। ऑप्शन बी है, सख्त अनुशासन का पालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। ऑप्शन सी है, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना और क्रियाकलाप करना। डी है, सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें और बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी। ईवीएस की कक्षा को अगर आनंदित बनाना है, खुशी वाला माहौल अगर उसमें बनाना है, तो वो तभी होगा जब बच्चे उसमें खुद से एक्टिविटी करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, अवलोकन करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। ऑप्शन ए है, यह संयुक्त परिवार एवं उनके कथनों के बारे में है। बी है, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। सी है, यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। और डी है, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे,
अगला प्रश्न है, ईवीएस में आकलन का संकेतक है। ऑप्शन ए है चर्चा करना, बी है स्मरण करना, सी है कथन देना और डी है सूची बनाना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए चर्चा करना। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए है उनसे अपने घर का रेखाचित्र बनाने के लिए कहना, बी है उनसे उनके स्कूल से घर का रास्ता अंकित करने को कहना और सी है उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, डी है उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, उनसे उनके स्कूल से घर का रास्ता जो कि वो डेली आते जाते हैं वो बनाने के लिए कहना। देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि बाकी सारे ऑप्शन गलत ही हों, लेकिन जो सर्वाधिक सही होता है यानी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है उसका चयन हमें करना होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा 1 में विद्यार्थियों को पशु उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को संपादित करने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, बी है विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, सी है विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना और डी है विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्रों को दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, विद्यार्थी जब कहीं जाके उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो वो अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं, बजाय इसके कि वो क्लासरूम में बैठ के रट रहे हैं या फिर नाम उनको बताया जाए या फिर वो सूची बनाए। तो ये सभी ऑप्शन ज़्यादा सही नहीं कह सकते हम लोग, इसको ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ब्योंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है परिणामों को अंकित यानी रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना, दूसरा है परिकल्पना प्रस्तावित करना, तीसरा है प्रश्न पूछना, आगे है उसका परीक्षण करना, फिर है अनुमान लगाना और लास्ट है अवलोकन करना। अब इसे हम लोग एक क्रम में लिखना हुआ है, व्यवस्थित करके लिखना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग अवलोकन करेंगे, उसके बाद प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद परिकल्पना प्रस्तावित करेंगे, उसके बाद उसका अनुमान लगाएंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसके बाद उसका परीक्षण करेंगे कि क्या हमने जो अनुमान किया है वो सही है या नहीं है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा जो परिणाम आएगा उसको हम लोग रिकॉर्ड के रूप में लिखेंगे या फिर निष्कर्ष कह सकते हैं उसको। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। ऑप्शन ए है पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, दूसरा है प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, तीसरा है पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना और अगला है विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता एवं भाषण देना। तो देखिए इसमें जो सबसे उपयुक्त जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन 3, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, जहाँ बच्चा प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देख रहा है, अवलोकन कर रहा है, वो सबसे बेस्ट आंसर होता है हमारा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है उसे अतिरिक्त समय देना, दूसरा है उसे अधिक स्नेह देना, तीसरा है उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना और अगला है उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा 4, इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका सही हो जाएगा कि उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री जो होता है उसका प्रयोग करना उसे पढ़ाते समय। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। ऑप्शन ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, दूसरा है पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, तीसरा है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार और अगला है सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो देखिए ईवीएस में या पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान,
सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो इसमें समाहित किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा कारण जो है वो नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? ऑप्शन ए है पारंपरिक नाटकीय विधाएं, बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है, बी है पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, और सी है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर एक, ए और बी दोनों। क्योंकि जो बच्चा खुद से अगर नाटक करता है तो वो चीज़ें उसके दिमाग में, उसकी स्मृति में अस्थायी हो जाती हैं। तो ए और बी हमारा सही है, लेकिन सी को हम सही नहीं कह सकते कि धीमी गति से जो सीखते हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, वही अभिनय को पसंद करते हैं, बाकी नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, तीसरा है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, और अगला है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। तो देखिए व्याख्या करना और याद करना ये सभी जिस भी ऑप्शन में आते हैं वो हमारा सही नहीं हो सकता है कभी भी। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 3, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। तो ये बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।